अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि हम इसको जो है, ये मैं वैल्यू लिख रही थी 1439890 -1, सॉल्व करके जो आंसर बनता है ना वो लिखते हैं 06 डिवाइडेड बाई आप 3^15। ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, सारे को करेंगे सॉल्व, सारी वैल्यूज यहाँ पे 3^15 वाली वैल्यू डाल के आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में आपके पास जो फाइनल टर्म आएगी 7174453, करके आगे लिख देते हैं, यानी लिखनी चाहिए, इट वुड बी इक्वल्स टू 7174453 4782969। ये बहुत बड़ी टर्म आ रही है इसीलिए क्योंकि जो है वो हमारे पास जो है टर्म्स ऐसी थी, फिर हम उसका सम लेना चाह रहे हैं वो भी 15 टर्म्स का। हमें टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस जितनी टर्म्स का सम चाहिए वो हम इवैल्यूएट कर लें। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मुझे और करवानी थी, मैंने इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं इसके अंदर डाल दिए, कम ही डाल दिए। अब आ जाते हैं, हमारा जो फोकस है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहाँ से मैंने आपको नोट्स दिए हैं वहाँ पे वो सॉल्यूशन दी है, और चैप्टर अलग से, ठीक है, बुक तो अलग से दी हुई है, बुक तो मैंने और चीज़ें थोड़ी और करानी थी इसलिए भी दी है। तो ये जो है 6 चैप्टर है, पर्टिकुलरली मैंने 6 चैप्टर अलग से शेयर किया हुआ है, CR और GR दोनों के साथ। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब ये कैसे पता चलेगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लिंक करता है। उसके लिए हमें देखना होगा डाटा किस तरह का है, डाटा आपको बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई अलग से मैं मेथड इसके लिए कराने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम बता दी है, आपको सिर्फ ये देखना है प्रॉब्लम मैथमेटिक प्रोग्रेशन का या ज्योमेट्रिक का, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लें, और उसके बाद जो डाटा गिवन है वो मेंशन करें, जो एवेलुएट करना है उसे मेंशन करें। अच्छा, मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹20 in first year। वो कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ सेविंग करना चाह रहा था तो उसने ₹20 जो है फर्स्ट ईयर ने सबमिट करवाया, ₹40 इन द सेकंड, ₹80 इन द थर्ड। ठीक है, इस तरह वो सालों में, डिफरेंट सालों में पैसे जमा कराता रहा, एंड सो ऑन। आपको बताना है फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड। स्टेटमेंट में लिखती हूँ फिर मतलब भी समझाती हूँ इसको, ये भी आइडिया करते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्यों इन द बैंक बाय 7th ईयर। कहते हैं कि 7 सालों तक कितने पैसे वो सबमिट हो चुके होंगे, यानी कि उसको एस्टिमेट करना है कि भाई मुझे इतने पैसे जो है वो करने हैं, तो उसे देखना है कि किस साल तक उसकी पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सबमिट हो जाएगी, या उसने एक टारगेट रखा हुआ है कि इतने पैसे हो जाने चाहिए, तो वो देखता है कि 7 सालों में होंगे या 8 सालों में होंगे। तो पहली तो बात ये कि प्रॉब्लम को पहले के पढ़ के समझना है कि प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है या अर्थमेटिक का। पहले ईयर में देखिएगा जरा 20, दूसरे में 40, तीसरे में 80। ठीक है, तो आपको चूंकि सम करना है ऑब्वियसली, सॉल्यूशन गिवन क्या है, पहले में 20, दूसरे में 40, सम करेंगे तो आंसर आएगा ना फिर 80 टू सो। तो पहली टर्म क्या हुई, 20। अच्छा, आप देखेंगे डिफरेंस सेम है या रेशियो सेम है, 40/20 करते हैं तो आपके पास 2 आता है, 80/40 करेंगे तो भी 2 आएगा, लेकिन अगर आप 40 का 20 से डिफरेंस लेंगे तो 20 आएगा, और 80 को 40 से डिफरेंस लेने की कोशिश करेंगे तो आप 40 आएगा। इसका मतलब है डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, रेशियो सेम आ रही है। हाँ जी, आंसर 2 आया, ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1।
हाँ जी, रेशियो सेम है कि डिफरेंस सेम है? रेशियो सेम है, आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। आपको क्या करना है, आप जरा देखिएगा। 1 से ग्रेटर है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आर 1 से ग्रेटर है, जिसमें आर पहले आ रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा ले देती हूँ। ए टाइम्स आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक है, आपको 7 के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, एस में n की जगह 7 डाल दोगे। ये 1 टाइम्स आर की जगह मैं डालने लगी हूँ, n की जगह, आर की जगह 2। ठीक है, आर की जगह 2, n की जगह 7 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। A1 तो डाला ही नहीं, A1 डालते हैं। A1 है 20, 2 रेज़ टू पावर 7 कैलकुलेटर से करें 128 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1। 20 को 127 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करना? S70 इज इक्वल टू 20 इंटू 127। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, 2540 आंसर आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी पूछिए, पहले तो मुझे बताइए आपने कल क्लास क्यों नहीं ली? मैं बीमार थी, मैं कल कोई भी क्लास नहीं, कल यूनिवर्सिटी में आई थी। अच्छा ठीक है, सही है। अब बोलो, अपना सवाल पूछो। मैम ये जो ग्रेटर वाला बात है मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ग्रेटर और लेस देन की बात जो अच्छा आपकी, फिर हम अच्छा, फिर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं दोबारा से काम करती हूँ कि वो फॉर्मूला सामने रखती हूँ और आपको आपकी बात का जवाब देती हूँ। ठीक है, अब ठीक जरा है देखते मैम। हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखा, मैंने आपको भी 2 तरह के फॉर्मूला बताए हैं। ये तो समझ में आ गया कि जो है वो क्वेश्चन अर्थमेटिक सीक्वेंस का या अर्थमेटिक सीरीज का या ज्योमेट्रिक सीरीज को होगा। पहले तो ये ये है देखना। मैम, जी मैम आप। अच्छा, अब जरा देखिए, मैंने जब मुझे क्वेश्चन दिया गया तो मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म है, फिर मैंने देखा कि रेशियो सेम है या डिफरेंस सेम है, तो मुझे नजर आया कि रेशियो सेम है। क्योंकि डिफरेंस लेती हूँ तो पहली दफा डिफरेंस में 20 और दूसरी दफा 40 आ रहा है, तो ये डेफिनेटली अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ये है मैम। अच्छा, फिर जो आपके जो आर का आंसर 1 से ग्रेटर है, तो जब आर का आंसर 1 से ग्रेटर हो तो आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें आर पहले आ रहा होगा और 1 बाद में आ रहा होगा। आर पहले 1 बाद में। और अगर आपके आर सही का है। आंसर 1 से लेस आ रहा होगा तो आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें 1 पहले और आर बाद में। यस मैम। बात समझ में आई? अब मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है इसके अकॉर्डिंग, उसमें क्या चीज बन रही है, उसमें आपके पास पहले आ रहा है आर, क्योंकि बड़ा है 1 से, जो चीज बड़ी है वो पहले आएगी। ठीक है। आर बड़ा है तो आर पहले आएगा, 1 बड़ा हो गया तो 1 पहले आएगा, तो बस इसके अकॉर्डिंग हम चले। ओके मैम, समझ आ गई। हो गया जी, चलो हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, हमें आइडिया हुआ कि पहले साल जो है वो इतने पैसे डिपॉजिट कराए, दूसरे साल इतने कराए हैं, तो एंड पे जो है वो 2540 रुपीज हो जाएंगे 7 साल के बाद। तो मे बी उसका टारगेट होगा मैं 3000 के अराउंड या 2500 के अराउंड अमाउंट जमा वो कि मुझे चाहिए होगी 7 साल के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन कर ली। वो अगले 10 मैम साल इसमें ये कौन मैम में इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थमेटिक में हम जब हम माइनस करेंगे हमारे पास रेशियो सेम आती है प्लस में, और ज्योमेट्रिक में हम करेंगे ना तब हमारे अर्थमेटिक पास में रेशियो सेम। डिफरेंस सेम आता है, रेशियो नहीं, अर्थमेटिक में डिफरेंस सेम आता हाँ मैम, वो हम माइनस करते हैं ना मैम इस तरह है। बिल्कुल सेकंड वाले बिल्कुल। को। हाँ, कल हमने इनफैक्ट और इस तरह का ना, इस तरह के प्रॉब्लम भी किए थे कि जो हाँ है ना इसमें वो। मुझे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन असल में क्लास कर नहीं है तो मुझे थोड़ी अच्छा, कोई बात कंफ्यूज। नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। चलो, और जो है, और इस यहाँ तक जो मैंने कुछ पढ़ाया इसमें कोई मसला है तो बताएं, फिर मैं आगे चलती हूँ। नहीं मैम, समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम और छोटा सा बता देती हूँ, फिर उसके बाद बस ये आर्टिकल हमारा एंड हो जाएगा और हम चले जाएंगे डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पे। बेयर डेरिवेशन। एप्लीकेशन करनी है उसकी, और दूसरा ये कि वो प्रोबेबिलिटी भी करानी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमने काफ़ी हद तक की हुई है, तो उसे टच कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ का क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो टारगेट मेरा आज ये था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया उसको। द एनरोलमेंट ऑफ अ फेमस स्कूल। एनरोलमेंट फीस होती है ना, हर स्कूल की एनरोलमेंट फीस होती है अलग अलग। जो मंथली फीस होती है वो अलग होती है, स्टेशन फीस, और एनरोलमेंट फीस जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, द एनरोलमेंट ऑफ अ स्कूल डबल्ड आफ्टर
एवरी 8 years, हर 8 साल के बाद जो है वो उसकी एनरोलमेंट फीस जो है वो डबल हो रही है। और ये बात हो रही है फ्रॉम 1970, उस टाइम एरा में हम 8-8 साल बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि इफ द एनरोलमेंट, मैं आपको लिंक लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी, बस लेक्चर अच्छी तरह सुन लें तो फिर आपको लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज 6000 स्टार्ट में 6000 है, यानी कि 1994 में 6000 है, तो आपने बताना है कि स्टार्ट में कितनी थी, व्हाट वाज इट इन 1970, स्टार्ट बताना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने देखना है कि पहले तो देखना है इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, जिसकी साइड पे शो हो रहा है काइंडली थोड़ा म्यूट कर दीजिए अपने आप को। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको क्या गिवन है हम ये देखते हैं। आपको ईयर्स गिवन है, पहले तो ईयर्स हर 7-8 साल एंटर करें। 1970, 1978, 1986, 1994। ठीक है, ये बात समझ में आई है कि ईयर्स कैसे लिखें। अच्छा, वो कहते हैं कि 4 सालों, मतलब जो 1994 है ना, 1994 का चौथा मेंबर बनता है ना, देखें 1 2 3 4 चौथा मेंबर बनता है। तो A4 जो है वो कहते हैं कि 6000 है, तो आपने बताना है कि A1 क्या होगा, ये बताना है। ईयर से कंफ्यूज नहीं होना, बेशक ये 8-8 साल का डिफरेंस है, वो तो ईयर्स है ना ये। ठीक हो गया, जो बात हो रही है वो तो पैसों की बात हो रही है। तो फिर उसमें जो है चौथा एलिमेंट जो है वो 6000 है, फर्स्ट एलिमेंट मिसिंग है, वो बताना है। आर इसका 2 है, आर इसका इसलिए 2 है कि हर दफा वो डबल हो रहा है, कोई चीज डबल हो रही है, यानी कि पहले 2 थी फिर 4 हो रही है, फिर आपके पास 8 हो रही है, तो इसमें रेशो सेम आ रही है ना। अब समझ में आई है। और कितने उसके लिए करना है, 4 के लिए 4 दफा हो गया ना, 4 टाइम्स पूरे हो गए 70। A1 पे आ गया 70 पड़ा हुआ है, A2 पे 1978 पड़ा हुआ है, और A3 का ईयर 1986 है, तो A4 का ईयर 1994 होगा, तो इसका मतलब है 4 डालना है आपने n। और जब n को 4 डालेंगे तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे देयरफॉर, एक्चुअली नहीं, इनफैक्ट आप लिखोगे सिंस an इज इक्वल टू A1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1, फिर आप आ जाएंगे फॉर्मूले की तरफ, तो आप लिखेंगे A4 इज इक्वल टू A1 टाइम्स r रेज़ टू पावर 3। ठीक है, वैल्यूज डालते जाइए। 6000 इज इक्वल टू A1 2 रेज़ टू पावर 3, सॉल्व कीजिएगा। A1 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 8, तो बन जाएगा 750। इसका मतलब है पहले साल में 750 थी। ठीक हो गया, 750 का डबल कर लें, वो अगले साल में थी। तो कंफ्यूज इस बात से नहीं होना, वो जो ईयर्स है ना वहां से डिफरेंस ही कैलकुलेट करना। हमारा इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट पर है, उस पैसों पर है जो वो भर रहे। तो मैंने रेशियो जो है वो उस बात से निकाला है कि डबल। इसका क्या मतलब है कि पहली दफा 750 थी, 750 का डबल जो है 2 टाइम्स कर ले, वो नेक्स्ट टाइम होगा 1500। आई है बात समझ में, कोई मसला है तो पूछो, फिर मैं आगे चलूँ। जी बच्चों, डन। ओके मैम, समझ आ गई। चलो ठीक है, और किसी को इश्यू है पूछिए। अच्छा, हमने सीरीज और सीक्वेंसेस वाला आर्टिकल कर लिया, एंड हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। दरमियान में मैं आपको थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन पे भी जाना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, मैम ये एक्सरसाइज नंबर कौन सा है जो आपने आज ये जो पढ़ाया मैंने है? आखिरी पढ़ाया है, जो है ना आखिरी जो कराया है, ये मैंने इनफैक्ट मैम मुझे, हाँ ये एक्सरसाइज नंबर 6.9, ये पहली वाली एग्जाम्पल थी, और दूसरी वाला उसका 4th क्वेश्चन ही करा दिया मैंने। ठीक है, 6.9। हाँ मैंने ये किया है कि मैंने अलीना को जो है वो पूरा 6 चैप्टर में क्या क्या करना है उसकी डिटेल भेज दी।
ओके ठीक है। मैम। तो उसमें ये है कि आप देख लें जो मैंने पिछले लेक्चर्स भी करवाए हैं और जो मैंने कल कराया था प्लस जो आज करा रही हूँ, जो करा रही हूँ और मैंने जो करना है आपने वो मैंने सारा डिटेल भेज दी एक दफा ही, ताकि आपको एक दफा आइडिया हो जाए कि भाई इसका ये काम करना है। मैम ये जो पूरा पीडीएफ था 6 चैप्टर का वो सारा हमने करना है ना? और उसमें से मैंने एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ओके मैम। आपने पीडीएफ खोलनी है, आपने वो मेरा मैसेज देखना है, उसके अंदर साइज ओके नंबर मैम। देखना है, उसका आपने जो है वो क्वेश्चन देखना है, ठीक हो क्या। ओके मैम। हाँ चलो। मैंने और ग्रुप में शेयर कर दिया था, आपने जो मैसेज किया था। जी बच्चे बोलिए, सॉरी समझ नहीं आई। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था जो आपने मैसेज भेजा चलो था। सही है, ठीक है, थैंक यू। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा समराइज कर देती हूँ। वो उसके सिर्फ लेक्चर्स थे, उसका एक थ्योरम था और उसके क्वेश्चन मैंने उसके अंदर ही दिए थे, तो वो पार्ट भी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा फिर बात या आएगी मैम। आज वाले आर्टिकल की। तो ऑब्वियसली वो आपकी बुक से ही फॉलो कर लेंगे, कि उसे बुक से ही देख लेंगे। इसी तरह जो मैं हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर की बुक से देखना है, तो वहां से देख लेंगे। मैंने आपको बुक भेजी हुई है, तो मैं प्रोबेबिलिटी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिजिकल क्लास में डिस्कस कराऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। यानी किसी चीज का ओके। मैक्सिमम कैसे देखना है, किसी चीज का मिनिमम कैसे देखना है, थोड़ा सा इसको ओके। समझा देती हूँ, फिर हम इसकी थोड़ी वो डेफिनेशंस और प्रॉब्लम्स वगैरह पे चले जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और मिनिमा का मतलब होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आप जैसे कोई या बॉल मैम। थ्रो करते हैं हवा में, ठीक है, जैसे मैं कोई बॉल थ्रो कर रही हूँ, तो कोई पर्टिकुलर आपने किसी हाइट तक ऊपर जाएगी, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इस तरह एक्स इंक्रीज होता है और इस तरह हमें पता है कि वाई इंक्रीज होता है। तो एक्चुअली क्या कर रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसका वाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो क्या, वाई इंक्रीज हो रहा है, एक्स फिक्स है। हो सकता है हम आपने उसे गोल ऐसे करके फेंका और सीधा फेंका और जैसे भी फेंका, तो वाई चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक टाइम आया होगा ना जब बॉल हवा में, कुछ कोई इंस्टेंट होगा, हम तो उसे देख भी नहीं सकते, कि बॉल जो है वो हवा में ऐसे रुकी होगी, उसके बाद वापस नीचे आ गई, तो जहाँ पे रुकी होगी वहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। तो जहाँ उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा वहां पे हम कहेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है एक्चुअली वो जीरो हुआ है, यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हुआ है। उसको बोलेंगे उसका टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जहां से वापस नीचे आया है, ठीक है। जैसे आप किसी बॉल बॉल को जमीन पे बाउंस करते हैं, ठीक है, आपने फेंका तो बॉल पहली दफा बाउंस की, फिर ऊपर चली गई, फिर दूसरी दफा बॉल ने बाउंस किया, फिर ऊपर चली गई, उसका उसका जो बाउंसिंग हो सकता है कम हो जाए, तब तो ये बार बार बाउंस करके ऊपर नीचे जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, बार बार अपना टर्निंग इफेक्ट दे रही है, बार बार अपना क्रिटिकल पॉइंट बता रही है वो बॉल। बात समझ में आई। तो जहां पे वो बॉल टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट देगी उसको बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे अपना वो रेट ऑफ चेंज जीरो करेगी। अब हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है नेकेड आई से इन चीजों को ऑब्जर्व करना, तो हम कहते हैं वो टर्निंग पॉइंट वो होगा जहाँ पे वो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, यानी कि एक इंस्टेंट के लिए आप उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते उस पॉइंट को, कि जहाँ वो रुकी है और वापस नीचे आई है। तो जिस पॉइंट पे वो रुकी है तो डेरिवेटिव जाहिर सी बात है जीरो हो गया, डेरिवेटिव जीरो हुआ यानी कि रेट ऑफ चेंज जीरो हुआ, और डेरिवेटिव, इस वजह से ये वाला आर्टिकल जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आ जाता है। आई रिपीट अगेन कि वो बार बार अपना टर्निंग पॉइंट चेंज करिए, तो इसका मतलब है बार बार अपना क्रिटिकल पॉइंट शो करिए। कितनी दफा शो करेगी ये आपको आपकी कैलकुलेशन बता देगी, एक दफा करना है, दो दफा करना है, तीन दफा चेंज करेगी, कितनी दफा चेंज करेगी ये उसका आपको फंक्शन जो गिवन होगा ना वो आपको बता देगा, उसका जो प्रॉब्लम फंक्शन गिवन होगा वो आपको बता देगा। तो इसमें कहाँ पे डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, इसमें डेरिवेटिव इसलिए यूज हो रहे हैं कि हमें क्या पता कि कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है, तो हम उसके उस फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के देखेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि ये कब कब चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो है इसके लिए एक छोटा सा थ्योरम है, वो प्रूफ नहीं है, बस उसका थ्योरम ही है खाली। तो उसके थ्योरम पे हम जाते हैं, चैप्टर 4 बनेगा आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको ऑनलाइन वाले से ही बताऊंगी, फिलहाल तो आप इस आर्टिकल को जो मैंने अभी पूरा किया ना, आपने इसके होमवर्क को जरा कंप्लीट कीजिएगा, पीछे लेक्चर मैंने इसके करवाए हुए हैं आपको। हम चूँकि एप्लीकेशन पे जाना चाह रहे हैं तो बात हम करेंगे चैप्टर 4 की,
कुछ चीजें चैप्टर 4 से में 4.1 से करनी है, कुछ 4.3 से करनी है, बस ज्यादा नहीं है इसमें आपके लिए। अच्छा, तो इसके लिए एक छोटा सा थ्योरम है, मैं थ्योरम लिख देती हूँ पहले, तो फिर हम चलते हैं आगे। इसकी साइड पे शोर है, अपने आप को जरा म्यूट करें काइंडली। तो थ्योरम का नाम है एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये थ्योरम क्या है, मैं थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखती हूँ, आपको फिजिकल एग्जांपल दूंगी, आप रूम में बैठे हुए हैं तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको इस थ्योरम को समझना या पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। आपको फंक्शन गिवन है और इंटरवल भी गिवन है, the function is continuous on the closed interval a b। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी बच्चों, सॉरी। अच्छा, ऐसा है कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन जो है वो आपको गिवन है, इंटरवल क्लोज है, और देन एफ यानी कि फंक्शन अटेन्स बोथ। इसकी मैं आपको फिजिकल एग्जांपल भी दूंगी, अपने साइड को जरा म्यूट रखिए काइंडली। बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैपिटल एम से मेंशन करेंगे, और दूसरा डेफिनेटली इसमें एक टर्म होगी एब्सोल्यूट मिनिमम, मेंशन करेंगे स्मॉल एम से। ठीक हो गया, कहाँ पे होंगे ये पॉइंट्स, इस इंटरवल के अंदर ही होंगे। अच्छा, अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको बात समझाती हूँ अपने कि मैं थ्योरम से कैसे लिंक करूंगी। आप जैसे रूम में बैठे हुए, ठीक है, ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, आप यहाँ पे बैठे हुए, सही हो गया। तो एक बेस है, ये जमीन होगी, ठीक हो गया। आप रूम है ना क्लोज्ड, ऑब्वियसली एक बेस है और एक टॉप है, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट इसका मैक्सिमम लाजमी होगा और एक पॉइंट इसका मिनिमम लाजमी होगा। ठीक हो गया। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि फंक्शन गिवन है, इंटरवल क्लोज है, तो एक पॉइंट मैक्सिमम भी होगा और एक मिनिमम भी होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है
एक चीज और देखते हैं। अब ये डेफिनेटली ये पॉइंट कहाँ पे होंगे, एंड पॉइंट पर होंगे या दरमियान में किसी क्रिटिकल पॉइंट पर होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज होती है, जैसे ये अभी ये कोई फंक्शन है, ये इसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो हमने देखना है इसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पॉसिबल है। तो ये इसका मिनिमम हो गया, सॉरी ये इसका मैक्सिमम हो गया, ये इसका मिनिमम हो गया। इसी तरह म्यूट करें अपने आप को। अच्छा, फिर ये कोई फंक्शन है, ये इसका मैक्सिमम मिनिमम देखना है। ये डिफरेंट तरह के मैं डिफरेंट फंक्शन से ग्राफ बना रही हूँ। तो अब ये टर्निंग पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट्स को भी ऑब्जर्व करना है। तो एक बात मैं स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्लस एब्सोल्यूट मिनिमम, इसका बुक में वर्ड होगा एब्सोल्यूट मिनिमम, collectively it would be named as absolute extrema, absolute extrema। ठीक हो गया, यानी कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा जो है वो एवेल्युएट करना है। इट मींस कि आपको एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एवेल्युएट करना है। और एक बात और क्या बतानी थी, हाँ, कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा may occur at the end points, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एंड पॉइंट पे भी आ सकते हैं, और may occur at the critical points। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कहाँ का पॉसिबल है, एंड पॉइंट्स पे पॉसिबल है या क्रिटिकल पॉइंट्स पे पॉसिबल है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे वो टर्निंग दे रहा है, कहाँ कहाँ टर्निंग दे रहा है, कितनी दफा दे रहा है, हमें क्या पता चले। ठीक है, अब पॉइंट कौन सा होगा क्रिटिकल पॉइंट, जो कि फंक्शन की डोमेन में आ रहा होगा, इन द डोमेन ऑफ एफ। वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो, उनको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, कोई बात पे इशू हो पूछ लीजिएगा, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ किसी को, लेकिन फिर भी आपको कोई इशू लगे तो पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रोसीजर जरा इसका बताती हूँ कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगा या प्रॉब्लम गिवन है, तो आपको गिवन होगा प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। ठीक है, तो आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। गिवन आपको ये होगा, आपने प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, आपको गिवन होगा जी फंक्शन y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, और इन इंटरवल भी साथ दिया हुआ होगा। आपने पहला काम क्या करना है, आपने निकालने हैं फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स। CR स्टैंड फॉर क्रिटिकल, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और कंसिडर एंड ओनली सिर्फ वो पॉइंट कंसिडर करने दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। यानी कि अगर आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं और उन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में से 2 इस इंटरवल के अंदर लाई करें और एक बाहर है, जैसे इंटरवल है आपके पास 1 से 4 और आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0, 2 एंड 3, तो 0 तो इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा, आप 0 वाले क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ देंगे, बाकी 2 को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए इस केस में और 2 एंड पॉइंट्स हो गए, 4 हो गए। तो आपने क्या करना है, फिर आपने फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि इंक्लूडेड थे, एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एट द एंड पॉइंट्स। ठीक हो गया जी, टेबल सा बनाना है, यहाँ पे वो 4 वैल्यू जितनी भी बनती है वो रखनी है, फंक्शन का आंसर देखना है। जिस पे सबसे बड़ा आंसर आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट एक्स, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे आपके रूम की जो रूफ है वो सबसे बड़ी, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी, लाइक नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू
of f of x is absolute minima. ठीक है, कोई इशू है तो पूछिए, कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूछिए। छोटी सी एग्जांपल कराती हूँ, फिर सारी बातों के जवाब जो है वो इजीली मिल जाएंगे आपको। चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 में इसके क्वेश्चंस हैं। मैंने प्रोसीजर इसलिए लिख के दिया कि आप प्रोसीजर को पहले मेरी बात तो सुन लेंगे, याद भी रहेगी, लेकिन यह है कि प्रोसीजर सामने लिखा होगा तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, ठीक है, ऑन द गिवन इंटरवल। बहुत इजी सवाल है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, कुछ भी निकालना। चलो मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एक्सरसाइज से डील कर रहे हैं, एक्सरसाइज का नंबर है 4.1। सॉरी मुझे ऊपर लिखना चाहिए, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा 23 क्वेश्चन है, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा जरूरी नहीं है हर सवाल का क्रिटिकल पॉइंट, नहीं निकलता तो ठीक है, नहीं निकलता छोड़ देंगे। क्या करना है? सबसे पहला काम लेना है डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। कोई बताएगा इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा? मैं बताऊं? जी जी बोलो बोलो बोलो, कोई भी बता दे। मैम 2x होगा। मैम 2x। पहला डेरिवेटिव आ गया 2x। क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहला डेरिवेटिव को रख दें जीरो के इक्वल, जीरो ही के इक्वल रखना है, ये खुद आंसर देगा। x इक्वल टू 0 आ गया। क्या x इक्वल टू 0 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 2 में लाई करता है? मैम सच बताऊं तो मुझे डोमेन सही नहीं आते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपने देखना है इस -1 से 2 के अंदर 0 आ रहा है, इस -1 से 2 के अंदर 0 आता है या नहीं आता? आता है ना, काउंटिंग में आता देखिए है मैम। आता है। तो हमारे इंटरेस्ट के कितने पॉइंट्स होंगे? एक क्रिटिकल पॉइंट और 2 एंड पॉइंट्स। क्या करना है? टेबल बनाना है। टेबल बनाना है एक्स का, सिर्फ कौन सी वैल्यूज पिक करनी है जो आपके इंटरेस्ट की है? -1 0 और 2। बस -1 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है। 2 क्यों लिया? क्योंकि एंड पॉइंट है। 0 क्यों लिया? इसलिए क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर -1 में देख लेते हैं। हाँ हाँ जी, मैं डालती हूँ x स्क्वायर तो आंसर आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 -1 0। 0 डालती हूँ तो -1 और 2 डालती हूँ तो 3। ग्राफ बना लें। ग्राफ कैसे बनाते हैं? मैं नेगेटिव वैल्यूज और यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज, इधर y की वैल्यूज, इधर y की और यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव। चलो मैंने एक्सिस -1 y 0, मैंने एक्सिस -1 y 0 दिस पॉइंट, ये वाला Yes, पॉइंट ma'am, मैंने -1 बड़ा सा कर दिया। 0 पे -1 ये कर दिया, यस मैम। ठीक है। 2 पे 3 मैंने एक्सिस 2 y 3 ये कर दिया। अच्छा ग्राफ को रफ हैंड से ड्रॉ करना। सीधा ग्राफ सिर्फ उस चीज का बनता है जिसमें x की पावर लीनियर होती है, आपकी x की पावर लीनियर नहीं है। आपने रफ हैंड से ग्राफ को ड्रॉ करना है, रफ हैंड से ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा बन के रुक जाएगा। अच्छा अब जरा देखो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, देख के बताएं। -1 और y की सबसे Yes, बड़ी ma'am. वैल्यू क्या आ रही है? मैम y की सबसे बड़ी जो है वो 0। मैम ये -0 है, सॉरी। हैं ये क्या? 3 मैम 3। 3 किस पे आ रहा है? मैम ये 2 पे मैक्सिमम। नहीं, 3 आ किस पे रहा है? 2 पे। इसका मतलब है मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। 3 किस पे आया? 2 पे। तो एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया -1 किस पे आया? 0 पे। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के। हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट्स है एक्सिस 0 y -1 ये, और ये हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। आपने इसका होमवर्क करना है, साथ ही बता देती हूँ। हाँ जी बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैम थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई नहीं, आप इसे करना, कोई इशू होगा मुझे बताना, मैं फिर एक और प्रॉब्लम करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। मैम मतलब कर फिजिकल क्लास है, मैम ऑनलाइन से फिजिकल क्लास अच्छी होती है। हाँ जी मालूम है, बस मैं खुद, मेरा तो दिल नहीं चाहता है इतना करने को, लेकिन मजबूरी है। आपने सिर्फ करने हैं 21 से 26, मैंने 23 खुद करवा दिया एक्सरसाइज 4.1। ओके ठीक है मैम। ठीक हो गया जी। अच्छा चले मैं इसको जरा वो करती हूँ 1